बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट ये है कि हमारा जो सैंपल स्पेस है, अगर हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाए और उन इंफॉर्मेशन की वजह से हमारा सैंपल स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाए, और उस रिड्यूस सैंपल स्पेस से जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। यानी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास आए, उन एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से हमारा सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाए, वो जो रिड्यूस सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। उसके बाद इसको डिनोट कैसे किया जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हमने फाइंड करना हो, बी ऑलरेडी अकर हो चुका हो, तो हम उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। और इसको डिनोट करने का तरीका यह है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इस तरह इसको डिनोट किया जाता है। अब सैंपल स्पेस रिड्यूस कैसे हो सकता है, कि कैसे इंफॉर्मेशन आ जाए और सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाए। सपोज हमने एक डाई रोल की, तो हमारे पास सैंपल स्पेस बना 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस था। अब वो ये कहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता है कि एक डाई आप रोल करें और उस पर अकर हूं सिर्फ इवन नंबर्स, या उस डाई पे सिर्फ इवन नंबर ही हैं, तो इवन नंबर की हमारे पास कौन से होंगे? 2 4 और 6। ये एक एडिशन इंफॉर्मेशन हमारे पास आई कि इवन नंबर थे। पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एस कितना था? 6 था। अब एडिशन इंफॉर्मेशन की वजह से ये सैंपल स्पेस हमारे पास कितना रह गया? 3 रह गया। अब वो अगर कहता है कि आप फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 रिड्यूस सैंपल स्पेस से, तो इसके रिड्यूस सैंपल स्पेस के अंदर हमारे पास 6 कितने दफा है? 1 टाइम। और रिड्यूस सैंपल स्पेस की तादाद कितनी है पॉइंट्स में? सैंपल पॉइंट इसके अंदर 3 है, तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये हमारे पास बना कैसे था कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 गिवन दैट इवन नंबर अकर। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 6 गिवन दैट इवन नंबर्स आर अकर्ड। तो फिर हम ये वाला प्रोसेस करेंगे। ये एक रफली मेथड से हमने इसको सैंपल स्पेस को रिड्यूस करके कर लिया। वैसे जो उसका तरीकाकार है बाय फार्मूला, वो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बी हमारे पास क्या था? जो गिवन दैट था, तो गिवन दैट क्या था? इवन नंबर थे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन हो। अगर ये हमारे पास पहले जो था सैंपल स्पेस, उसको अगर आप ए कहते हैं, सॉरी उसको नंबर ए नहीं कह, वो तो हमारे पास सैंपल स्पेस ही है। ए हमारे पास होगा नंबर 6। ए क्या है हमारे पास?
नंबर 6 है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी थी, और बी हमारे पास ये है जो सैंपल स्पेस रिड्यूस होके 2 4 6 बन चुका है। तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पॉइंट जो इनमें है वो एक है 6, तो 1 टाइम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कितने इसके पॉइंट्स थे, 3 थे। तो अगर प्रोबेबिलिटी में लिखना है तो उसको हम 1/6 लिखेंगे और इसको हम 3/6 लिखेंगे। 6 6 के साथ कट जाएगा तो ये 1/3 हमारे पास सेम यही वाला आंसर आ जाएगा जो हमने रफ मेथड से किया था। एक्सियम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे भी वही वाली लागू होती हैं जो हमारे पास सिंपल प्रोबेबिलिटी में थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी 0 से 1 के दरमियान लाई करेगी, और अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन बी जो है ये इक्वल टू 1 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 यूनियन ए 2 गिवन बी है तो ये इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 गिवन बी। ये इसकी 3 एक्सियम्स हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ये एग्जांपल देख लेना, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी हुई है। ऐसा बात। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन लॉ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अच्छा, इस मल्टीप्लिकेशन लॉ को पढ़ने से पहले आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स का पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होंगे? टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट अगर एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे पर इफेक्ट नहीं करेगी, यानी अगर एक अकर हुआ उसके अकर होने की जो इफेक्ट है दूसरे पर, दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर नहीं पड़ेगा, तो हम कहेंगे वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहलाएगा। ये इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन लॉ है, या हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट जब होंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है ये इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है ये इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे तो फिर ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अगर डिपेंडेंट इवेंट आ जाए
या जिसको नॉट इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी बी उस वक्त अकर हुआ है जब ए ऑलरेडी अकर हो चुका हो। इसको ये बी गिवन ए हम यही कहते हैं कि बी तब हुआ है जब ए ऑलरेडी अकर हो चुका था। तो ये मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है ये फॉर नॉट इंडिपेंडेंट और हाँ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स या नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए होते हैं। ये प्रूफ है, प्रूफ की जरूरत हमें नहीं है। ये 3 के लिए है। अगर आपके पास 3 इवेंट्स हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ये बन जाएगा। और थर्ड जब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो ए और बी दोनों ऑलरेडी अकर हो चुके होंगे तो फिर सी अकर होगा। तो ये हमारे पास 3 इवेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट्स 3 इवेंट्स। और अगर यही इंडिपेंडेंट होते तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बन जाता, गिवन उसमें हम कुछ ना लिखते। अब ये एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। अ बॉक्स कंटेन 15 आइटम्स 4 ऑफ विच आर डिफेक्टिव एंड 11 आर गुड्स। टोटल हमारे पास 15 आइटम्स हैं, 4 उसमें डिफेक्टिव हैं, 11 गुड्स हैं। 2 आइटम्स आर सिलेक्टेड, 2 को हमने सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज गुड एंड द सेकंड इज डिफेक्टिव। अब हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पहली जो है वो गुड हो और दूसरी जो है वो डिफेक्टिव हो। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी के इस तरह के सॉल्व करने के लिए आप पहले वही सिनेरियो बना लिया करें कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर 15 आइटम्स हैं, उसमें से गुड और डिफेक्टिव और टोटल और हमने ड्रा कितने करने हैं या सिलेक्ट कितने करने हैं। 4 डिफेक्टिव एंड 11 गुड। 4, 11, 15, 2 हमने सिलेक्ट करने हैं और वो बता रहा है कि फर्स्ट इज गुड एंड द सेकंड इज डिफेक्टिव। फर्स्ट गुड तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/15 आ जाएगा, यानी 4 कॉम्बिनेशन 1, 15 कॉम्बिनेशन 1 इसको लिखते होते हैं। तो ये 4 कॉम्बिनेशन 1 4 होता है, 15 कॉम्बिनेशन 1 15 होता है। सेकंड इज डिफेक्टिव। अब देखें जब हम सेकंड करेंगे तो एक तो गुड हो चुका है, अब सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया। जब एक गुड यहां पर सिलेक्ट हो चुका है तो यहां पे टोटल कितने बच जाएंगे, 14 बाकी बच जाएंगे, क्योंकि गुड अब इसके अंदर 3 हैं। तो ये सैंपल स्पेस का क्राइटेरिया, इस 4 को आप भूल जाएं, 3, 11, 14 और अब हमने एक सिलेक्ट करना है और वो क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। तो डिफेक्टिव टोटल अब 11 बचे हुए हैं तो 11/14 आ जाएगा। और इसको अगर हमने लिखना है नोटेशंस के साथ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इसको लिखते हैं, जबकि ए जो है गुड के लिए है और बी जो है डिफेक्टिव के लिए है। यानी पहला गुड अकर हो फिर डिफेक्टिव अकर हो, जबकि ऑलरेडी एक गुड हो चुका हो। तो ये हमने सैंपल स्पेस रिड्यूस करके इस तरह इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब
सपोज यही क्वेश्चन हमारे पास हो और वो कहे बोथ आर गुड्स, जब पहला भी गुड हो दूसरा भी गुड हो, दो हम सिलेक्ट करेंगे, पहला भी गुड हो और दूसरा भी गुड हो, 4 11 और 15 2 सिलेक्ट करने हैं। अब पहला गुड हो तो क्या आएगा 4/15, दूसरा भी गुड हो तो अब गुड कितने रह गए 3/14, 3/14, क्योंकि सैंपल स्पेस भी इधर से रिड्यूस हो चुका है, तो ये इसका इस तरह बन जाएगा। अच्छा 4 डिफेक्टिव थे 11 गुड थे, हमने उल्ट लिखा है, चले समझाना था वो समझ आपको। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, 2 कार्ड्स आर dealt from a pack of ordinary playing card, find the probability that the second card dealt is a heart। अब वो हमें ये बता रहा है कि सेकंड कार्ड जो है वो हार्ट का हो। अब इसकी दो सिचुएशंस बन सकती हैं कि पहले जब हम पहला कार्ड या तो हार्ट का हो या फिर हार्ट का ना हो, दूसरा तो हमने यही कंडीशन लगाया कि दूसरा हार्ट हो, लेकिन पहले में दो चांसेस हो सकते हैं कि या तो वो हार्ट हो या वो हार्ट ना हो। तो दोनों कंडीशन जब लग जाएंगी तो इनको हम क्या करेंगे, आर लिखते होते हैं, या मैं बोल रहा हूं आर। आर जब भी प्रोबेबिलिटी में आता है आर, तो उसकी जगह पे हम एडिशन ला लगाते हैं, प्लस करते हैं। एंड जब भी कहीं पे आएगा तो वहां पे हम मल्टीप्लीकेशन ला लगाएंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते होते हैं, या इंटरसेक्शन उसके लिए यूज होता है, और एडिशन के लिए यूनियन यूज होता है। अब इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं कि सपोज फर्स्ट कार्ड जो है वो हार्ट का आ जाए, और दूसरी कंडीशन ये है कि फर्स्ट कार्ड हार्ट का ना आए, तो उसको हम कंप्लीमेंट लिख लेते हैं। और दूसरा कार्ड तो हार्ट का ही आएगा, और इसमें भी दूसरा कार्ड हार्ट का ही आना है, और इन दोनों को हम करेंगे क्या, प्लस कर लेंगे इनके आंसर्स को। अब पहला कार्ड हार्ट आए 52 कार्ड में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 13/52। दूसरा भी हार्ट है तो उसकी फिर कितनी बन जाएगी, एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 51। उसके बाद प्लस पहला कार्ड हार्ट ना हो, 52 कार्ड में से पहला कार्ड हार्ट का ना आए, तो हार्ट के अलावा कितने कार्ड होंगे 39। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 39 में से एक है ये 52। अब दूसरा कार्ड जो हो वो क्या होना चाहिए, हार्ट का होना चाहिए। तो अब हार्ट टोटल कितने बचे हुए हैं 13 ही हैं, तो 13/51 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं।
बाकी एग्जांपल जो इस तरह की छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं ये एमसीक्यूज के बन सकते हैं, तो इनको आपने देख लेना, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन आपने नहीं करने। नेक्स्ट हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं और ये लाभ भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये भी बता दिया था कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। ये आगे क्वेश्चन भी चल रहे हैं। ये थ्योरम जो है इसको देखें। If A and B are two independent events in a sample space S, then A and B complements are independent. यानी A और B अगर इंडिपेंडेंट हैं तो फिर A और B का कंप्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरा रिजल्ट कि A कंप्लीमेंट एंड B आर आल्सो इंडिपेंडेंट, और A कंप्लीमेंट और B कंप्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये जस्ट आप लोगों को पता याद रखना चाहिए कि अगर A और B कंप्लीमेंट हैं तो फिर A एंड B कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, A कंप्लीमेंट और B ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, और A कंप्लीमेंट और B कंप्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। इनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, जस्ट रिजल्ट्स देखें। और डिमॉर्गन लॉ तो हमने कल भी देखा था, ये उसके तहत इसका प्रूफ कर रहे हैं। ये एग्जांपल सॉल्व की है। इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल विद टू आउटकम्स। इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल विद टू आउटकम्स हो तो ये सेम फार्मूला बन जाता है जैसे हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें भी टू आउटकम्स होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और रिपीटेड ट्रायल्स होते हैं, और हर ट्रायल की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो ये सेम वही सिचुएशन बन रही है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग इन अ सिंगल ट्रायल इज पी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरिंग के टाइम्स, यानी कि के नंबर ऑफ टाइम्स अगर वो अकर कर रहे हैं इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के एन सी के पी की पावर के क्यू की पावर एन माइनस के हो जाएगा। ये आगे एग्जांपल सॉल्व है। लास्ट टॉपिक है हमारा बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम क्या चीज है? इफ द इवेंट्स A1 A2 to AK फ्रॉम अ पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस S, यानी एक ही सैंपल स्पेस के ये सब इवेंट हैं A1 A2 और AK, और ये सारे आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी A1 से लेकर AK जो है इनमें कोई कॉमन सैंपल पॉइंट भी नहीं है। एंड देयर यूनियन, और उनका जब यूनियन हम करते हैं तो वो S आता है। जब तमाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का यूनियन S के इक्वल है तो वो क्या कहलाते हैं? Exhaustive. Exhaustive. Good. And if B is any other events of S, और B भी S का ही कोई एक इवेंट है, such that it can occur only if one of the AI, यानी जितने भी हमारे पास A1 से लेकर AK तक अकर हो रहे हैं, B उस वक्त अकर होगा जब इनमें से कोई एक अकर होगा। तो फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन B, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ AI
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई, यानी बी उस वक्त अकर होगा जब ऊपर वाले A1 से लेकर AK तक उसको AI कह दिया है, इनमें से कोई एक अकर हो जाए और नीचे इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI। ये एग्जांपल लें, ये देखें इसके अंदर A1 A2 AK डिफरेंट हैं और B सिर्फ उस वक्त अकर होगा जब हमारे पास A1 या A1 से लेकर AK तक कोई एक अकर होगा तो फिर B अकर होगा। ये इसके प्रूफ वगैरह, आपने इसका ये रिजल्ट जो है ये याद रखना है। और ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता रहा है कि ये इंग्लिश क्लर्जीमैन थॉमस बेस, इसने फर्स्ट टाइम 1763 में बेस इस थ्योरम को इंट्रोड्यूस कराया था, 1763 में। अब यहाँ पे देखें एक एग्जांपल इसकी हम देख लेते हैं। इन अ Bolt factory machine A, B and C manufactures 25, 35 and 40% of the total points respectively. Of their outputs, 5, 4, 2% respectively are defective balls. अब उनमें से ये 5, 4 और 2 जो है रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बॉल्स हैं 25 में से, 35 में से और 40 में से। तो अब ये डिफेक्टिव ऐसा है कि जब तक ऊपर वाले कोई एक इवेंट अकर होगा तो उसमें से ही डिफेक्टिव आएगा। A bolt is selected at random and find two defective, यानी एक बोल्ट जो है एट रैंडम सिलेक्ट की गई है और वो डिफेक्टिव है। What is the probability that the bolt came from machine A, machine B, machine C? यानी A से आया, B से आया, C से आया। तो पहले हम A के साथ इसको करके देख लेते हैं। The a priori probabilities before the information that the bolt is defective, यानी कि वो हमारे पास उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या थी, प्रोबेबिलिटी टोटल हमारे पास 100 थे तो उसमें 25/100, 35/100 और 40/100 A, B और C की प्रोबेबिलिटीज बन जाएंगी। इट E रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द बोल्ट इज डिफेक्टिव, यानी E एक ऐसा इवेंट है जो किस चीज को डिनोट कर रहा है, डिफेक्टिव को। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आर probability of E given A is equal to 0.05, probability of E given B is equal to 0.04 and probability of E given C is equal to 0.02। हमने यहाँ पे जो पहला कर रहे हैं तो probability of E given A जो है इसको यूज करेंगे। The outcomes with their respective probabilities may be shown by a tree diagram। ट्री डायग्राम के तहत कर लें या डायरेक्ट ये फार्मूला हमारे पास बनेगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई। तो ए ऊपर हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए, और नीचे हमारे पास टोटल सब के साथ आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ भी, बी के साथ भी और सी के साथ भी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो ए कि हमारे पास 0.25 थी और A में से डिफेक्टिव जो था उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती थी, 100 में से 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं परसेंट में, तो ये 0.05 A में से ये इसकी आती है। बाकी सब की प्रोबेबिलिटीज इसमें एंटर करें और इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E का आ जाएगा। तो ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई ऐड करना चाहे
तो वो इसमें ऐड भी कर सकता है, कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकता है। अगर नहीं है तो हम इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। जी ओके सर, करते हैं फिर। ये एमसीक्यूज अब आप लोगों ने बताने हैं, आपने माइक ऑन कर लें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अ सिंपल इवेंट इज अ कलेक्टिव ऑफ exactly two outcomes, does not include any outcomes, include one and only one outcome, include more than one event. include one and only one outcome. बिल्कुल सिंपल इवेंट है, तो सिंपल इवेंट में हमने पढ़ चुके थे कि जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट्स होगा, एक सिंगल आउटकम होगा, उसको हम सिंपल इवेंट कहेंगे। और अ कंपाउंड इवेंट, इसमें एक से ज्यादा या कम से कम दो, उसको कह सकते हैं एटलीस्ट टू आउटकम्स होंगे। उसके बाद थर्ड में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, नहीं हो सकती, लेस देन वन, सॉरी ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, लेस देन 0 से वन 1 तक नहीं हो सकती, लेस देन वन भी हो in the सकती, range of इन द 0 to रेंज 1. ऑफ 0 to 1। ये ज्यादा पॉसिबल जो है वो 0 to 1 वाला जो है, ये ज्यादा सुटेबल जो आंसर है ये बन रहा है। The classical probability method is applied to an experiment that, इसका क्या आंसर है, कौन बताएगा? Classical probability method is applied to an experiment that has equally likely outcomes. ये क्लासिकल की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर ये इसकी अजम्पशन में था। The relative frequency method is applied to an experiment that does not have equally likely outcomes but can be repeated, does not have equally likely outcome and can be repeated, has equally likely outcome and cannot to be repeated, has all independent outcomes। इसका क्या आएगा? A does not have equally likely outcome but can be repeated. ये जब हमने इसका पढ़ा था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, उसमें आप लोग इसको कंफर्म भी कर लेना कि does not have equally likely but can be repeated। उसके बाद है which of the following values cannot be probability of an event, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? Sir, 1.75. 1.75 क्यों? क्योंकि ये 1 से ग्रेटर है। In a group of 40 families, 400 families, 300 own houses, if one family is randomly selected from this group, the probability that the family owns a house is? So ये 0.75 आता है। 300 बट 300 by 400 आ जाएगा। 400 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 300 और टोटल फैमिली जो है 400 है, तो 300 डिवाइडेड बाय 400। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये बताएं। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव Cannot इवेंट, occur together. दोबारा बताएं। Cannot occur together. हाँ, यानी never। इनमें कोई कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं होगा। और अगर इस यहाँ पे होता टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो फिर क्या उसका ऑप्शन आता? always occur, नहीं सॉरी, always occur together।
अगर नॉट म्यूचुअली Can होता तो उसका यही आता, ऑलवेज अकर टुगेदर। Always together, ये option. उसके बाद है द टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? So probability of A intersection B is equal to 0. पहला ही है। इसमें कोई common point नहीं है। शाबाश, हमें कॉमन पार्ट नहीं हो। कॉमन नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अगर ए और बी हमारे पास 0.6 और 0.5 हैं, तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर डिपेंडेंट। second option sir. फर्स्ट जिसने ऑप्शन बताना है इसको एक्सप्लेन भी करना है क्यों फर्स्ट आएगा। Sir second कह रहा हूँ। सेकंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकंड Yes. आएगा क्योंकि दोनों का सम करें तो ग्रेटर देन 1 हो जाए, मीन के में कोई ना कोई कॉमन पार्ट जरूर है। वेल डन। जी सर। उसके बाद है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट द इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज रिटन एज। ये तो सिंपल है, कौन सा आएगा? A given Last that option. कौन सा? Last option. Last option. A given B, वही लास्ट में लिखा हुआ है। Two complementary events have no common outcomes, have common outcomes, contain the same outcomes, can have common outcomes. Have no common outcome. Have no common outcomes कैसे? Complementary सर इवेंट्स हैं दोनों, तो इन दोनों का एलिमेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। शाबाश, यही होगा कि अगर हमारे पास A है और A का कंप्लीमेंट है, तो ये हमारे पास A कंप्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा, यानी कि यूनियन या S में से हमारे पास A का कंप्लीमेंट होता है, S में से A को माइनस कर दें। ऐसे होता है ना कि A का कंप्लीमेंट S में से A को माइनस कर दें, तो बाकी कंप्लीमेंट S में जो बाकी बचेंगे वो होंगे। तो A और A का कंप्लीमेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी इनके दरमियान कोई कॉमन आउटकम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तूने टू कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहा, अगर यानी कि ए भी कम्प्लीमेंट हो और या कोई बी भी कम्प्लीमेंट हो, तो इनमें तो ये तो नहीं कहा कि नहीं, एक जो है नो 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 कम्प्लीमेंट नो, और दूसरा। ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। ये जो है ना A और A का कंप्लीमेंट, A का कंप्लीमेंट दोनों एक दूसरे। और A, ये एक सही। दूसरे के कंप्लीमेंट कहलाते हैं। सही, मैं समझा ही नहीं।